धूल भरी गलियों में एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था रसूलपुर। गर्मी की तपिश और उमस ने गांव के हर चेहरे पर पसीने की लकीरें खींच दी थीं। लेकिन एक लड़की थी जिसके दिल में तपिश उस मौसम से कहीं ज्यादा थी। उसका नाम था माया। उम्र थी 23 साल, लेकिन चेहरे पर ऐसी थकान थी मानो जिंदगी ने उसे सालों तक घसीटा हो। माया के लिए रसूलपुर कभी घर नहीं बना, ये बस एक ऐसी जगह थी जहां उसे मजबूरी ने लाकर पटक दिया था। माया के माता पिता एक ट्रेन हादसे में गुजर गए थे जब वो महज 9 साल की थी। तब से उसकी जिंदगी अपने चाचा चाची के घर में बीत रही थी। लेकिन बीतना शब्द भी उसके दर्द को छोटा कर देता है। चाचा का परिवार गांव में रसूलपुर के बड़े लोगों में गिना जाता था। उनके पास खेत थे, एक छोटी सी किराने की दुकान थी और गांव में उनकी बात का वजन था। लेकिन उनके घर की औरतों की इज्जत सिर्फ रसोई और झाड़ू पोछे तक सीमित थी। चाची हमेशा ताने मारती, तेरे माँ बाप तो चले गए, अब हम ही तेरा बोझ ढोएंगे। हर रोटी गिन कर दी जाती, कपड़े पुराने और फटे हुए मिलते और स्कूल का नाम सिर्फ दिखावे के लिए था। यही थी माया की जिंदगी। चाचा की एक बेटी थी, रिया। वो घर की लाडली थी। उसके लिए नए कपड़े, कोचिंग और मोबाइल सब कुछ था। रिया की शादी की बात एक बैंक मैनेजर सूरज से चल रही थी जो पास के शहर मुरादनगर में पोस्टेड था। गांव वाले कहते, रिया की तो किस्मत चमक रही है, जैसे कोई रानी बनेगी। लेकिन माया, वो हर रात घर के कोने में चुपके से रोती थी। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उन सपनों को हर बार चाचा चाची की कड़वी बातें कुचल देती थीं। एक दिन माया को गांव के एक लड़के रोहन से खेत के पास बात करते देख लिया गया। रोहन बस उससे किताब मांगने आया था क्योंकि माया ने स्कूल में अच्छे नंबर लाए थे और गांव में उसकी पढ़ाई की तारीफ होती थी। लेकिन चाचा ने इसे गुनाह मान लिया। उन्होंने माया को सबके सामने 2 थप्पड़ मारे और उसे कमरे में बंद कर दिया। चाची चिल्लाई, अब इसकी शादी करनी पड़ेगी वरना ये कुल का नाम डुबो देगी। उसी समय गांव में एक अजनबी दिखाई देने लगा था। पिछले कुछ हफ्तों से वो रसूलपुर के शिव मंदिर के पास बैठता था। फटे पुराने कपड़े, उलझे हुए बाल और चेहरे पर धूल की परत। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती थी। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, कहां से आया है। बच्चे उसे बाबा कहकर चिढ़ाते, लेकिन वो बस मुस्कुरा देता। कभी कभी वो दूर खड़ा होकर चाचा के घर की तरफ देखता, जैसे उसे कोई पुरानी बात याद आ रही हो। माया ने उसे कई बार देखा था। वो मंदिर के पास झाड़ू लगाती थी क्योंकि चाची ने ये काम उसे सौंपा था। उसने गौर किया कि वो अजनबी उसे चुपके से देखता था, खासकर तब जब चाची उसे डांटती थी या चाचा गालियां देते थे। माया को नहीं पता था कि कोई उसकी तकलीफों को इतने गौर से देख रहा है, लेकिन वो अजनबी देख रहा था। वो देख रहा था कि कैसे इस लड़की को हर दिन अपमान सहना पड़ता है, कैसे उसकी हिम्मत को कुचला जा रहा है, और शायद यहीं से उसके मन में कुछ जागने लगा था। वक्त बीतता गया। चाचा चाची का गुस्सा और बढ़ता गया। माया ने कभी प्यार नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। उसने बस एक बार हिम्मत करके सवाल पूछ लिया था, क्या मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं कर सकती? बस इतना कहना उनके लिए बगावत बन गया। चाचा ने गुस्से में गांव के चौपाल पर ऐलान कर दिया, इस लड़की ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाई है। अब इसकी शादी उसी भिखारी से होगी जो मंदिर के पास बैठता है। ये इसका सबक होगा। गांव वालों को सच्चाई की परवाह नहीं थी, उन्हें बस तमाशा चाहिए था। किसी ने पूछा, लड़की ने क्या किया? जवाब मिला, बड़ा बनने की कोशिश की। कोई बोला, आजकल की लड़कियों में शर्म नहीं बची। और कोई हंसकर कहता, अच्छा हुआ, अब अपनी औकात में रहेगी। मंदिर के बाहर वही अजनबी शांत बैठा था, जैसे उसे सब पता हो। और माया, वो बस देख रही थी। एक ऐसा समाज जो उसकी मजबूरी को गुनाह बना चुका था। वो दिन आ गया। मंदिर के बाहर उसी अजनबी को बुलाया गया। चाचा ने कहा, यही तेरा पति है। माया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में कुछ था, एक कहानी, एक रहस्य। चाची ने ताना मारा, अब भुगत। माया ने सिर झुकाकर शादी कर ली, मजबूरी में। लेकिन उसे क्या पता था कि ये शादी, जो सबने सजा समझी, दरअसल एक साजिश थी, उस अजनबी की जिसने माया की खामोशी और उसकी आत्मा से प्यार कर लिया था। शादी के बाद माया की जिंदगी एक अंधेरी सुरंग में घुस गई।
गांव वालों की नजरों में वो अब मिट्टी से भी सस्ती थी। जब वो कुएं से पानी भरने जाती, औरतें हंसती, देखो भिखारी की मलिका। बच्चे उसका मजाक उड़ाते। चाचा चाची ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। चाची ने गांव में ढिंढोरा पीट दिया, अब ये हमारे घर की नहीं। रिया, जो कभी उसकी बहन जैसी थी, अब शहर की रौनक में खो चुकी थी। सूरज से शादी के बाद वो गांव सिर्फ दिखावे के लिए आती थी। अगर माया पास भी जाती तो रिया का चेहरा बदल जाता। वो कहती, तू तो भिखारी की बीवी है ना। माया अब उस छोटी सी झोपड़ी में अपने पति के साथ रहती थी। वो आदमी जिसे सब भिखारी कहते थे, दिन भर चुप रहता, न ज्यादा बोलता, न शिकायत करता। वो सुबह जल्दी उठकर झोपड़ी के आसपास साफ सफाई करता, कहीं से सूखी रोटियां लाता और दोनों के लिए खाना बनाता। जब माया उसे गुस्से से देखती, वो बस मुस्कुरा देता। वो मुस्कान तिरस्कार की नहीं थी, उसमें एक गहराई थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। माया का मन उलझने लगा। एक तरफ दुनिया उसे अपमानित करती, दूसरी तरफ ये आदमी उसे सम्मान देता। उसने कभी माया पर हाथ नहीं उठाया, कभी कोई जोर नहीं डाला, कभी कोई गलत शब्द नहीं कहा, लेकिन उसने कभी अपने दिल का हाल भी नहीं बताया, जैसे वो एक पहेली हो। ये चुप्पी माया को तोड़ने लगी। वो सोचती, क्या ये सच में भिखारी है? अगर है तो इतना शांत कैसे रह सकता है? कभी कभी माया उससे सवाल पूछती, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो? वो बस इतना कहता, जो जानना है वक्त बताएगा। इस जवाब ने माया के भीतर जिज्ञासा और गुस्सा दोनों जगा दिए। अब वो सिर्फ सहने वाली लड़की नहीं थी, वो जवाब ढूंढने लगी। उसने झोपड़ी के हर कोने को खंगाला, पुराने कपड़ों की जेबें टटोलीं, उस अजनबी की हर बात को याद करने लगी। उसे अब जवाब चाहिए था, अपने भविष्य का। एक रात जब वो अजनबी कहीं गया था, माया ने झोपड़ी में तलाशी शुरू की। टीन की छत के नीचे एक पुराना थैला मिला। उसमें एक रुमाल में लिपटा हुआ एक पेन था। वो कोई साधारण पेन नहीं था, उस पर लिखा था विक्रम इंटरप्राइजेज। साथ में एक मुड़ा हुआ कार्ड था, जिसके कोने पर एक धुंधली सी तस्वीर थी। माया की सांसें रुक गईं। क्या ये सब झूठ था? क्या ये आदमी कोई और है? अगले दिन जब वो सवाल पूछने ही वाली थी, एक काली गाड़ी झोपड़ी के पास रुकी। उसमें से दो लोग उतरे, सूट बूट में, एक के हाथ में टैबलेट, दूसरे के कान में ईयरपीस। वो सीधे उसके पति के पास गए और अंग्रेजी में बोले, सर, द दुबई टीम इज वेटिंग फॉर योर अप्रूवल। द लंदन प्रोजेक्ट नीड्स योर सिग्नेचर। माया ने सुना। उसके पति ने जवाब दिया, होल्ड एवरीथिंग, एंड फॉर नाउ आई एम नॉट विक्रम, कीप दैट इन माइंड। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम कौन था? क्या यही उसका नाम था? उस रात उसने हिम्मत जुटाई और उसका सामना किया। तुम कौन हो? सच बताओ, तुम भिखारी नहीं हो। तुम्हारी आंखों में वो भूख नहीं, वो शांति है जो सब जानने वालों की होती है। वो चुपचाप देखता रहा, फिर बोला, वक्त आने दो, सब पता चल जाएगा। ये जवाब अब माया को चिढ़ाने लगा। अगले दिन वो गांव के स्कूल गई, बहाने से रिया के लिए किताब लेने के नाम पर। वहां एक पुराना कंप्यूटर था, जिसमें इंटरनेट चलता था। उसने सर्च किया, विक्रम इंटरप्राइजेज सीईओ। एक न्यूज आर्टिकल खुला, यंग इंडियन बिलियनियर विक्रम सिंह मिस्टीरियसली वैनिश्ड 3 years ago. His company, VS Group, still operates in secret. नीचे जो तस्वीर थी, वही चेहरा था, वही मुस्कान, वही आंखें। माया ने कंप्यूटर बंद किया, लेकिन उसका दिल खुल चुका था। वो दौड़ती हुई झोपड़ी पहुंची। उसका पति चुपचाप बैठा था। माया ने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम भिखारी नहीं, अरबपति हो। तुमने मुझसे शादी क्यों की? एक मजबूर लड़की से ये नाटक क्यों? वो धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरी दौलत से नहीं, मेरे दिल से प्यार करे। माया के आंसू निकल पड़े। गुस्सा, हैरानी और दर्द मिलकर बह रहे थे। तो ये शादी एक इम्तिहान थी? वो चुप रहा, फिर बोला, ये मेरे लिए एक प्रयोग था, लेकिन तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी का रास्ता। अब फैसला तुम्हारा है। उसने माया की तरफ हाथ बढ़ाया। माया सिहर गई। वो जानती थी कि उस हाथ को पकड़कर वो दुनिया जीत सकती है, लेकिन क्या वो उस भिखारी से प्यार करती थी या इस अरबपति से? उसी वक्त गांव में एक नया तूफान आया। रिया की शादी टूट गई।
सूरज ने उसे इतना मारा कि वो अधमरी हालत में मायके लौटी। चाचा चाची का घमंड चूर हो गया। उनकी दुकान में चोरी हो गई, खेत बंजर हो गए। अब उनकी हालत वैसी ही थी जैसी उन्होंने माया की बनाई थी। विक्रम ने कभी माया से ऊंची आवाज में बात नहीं की। वो अब भी उसके छोटे मोटे कामों में मदद करता। माया को अब उसकी पहचान से फर्क नहीं पड़ता था। वो सोचती, इतना सम्मान देने वाला इंसान भिखारी बनकर जी सकता है तो उसकी सोच कितनी बड़ी होगी। एक दिन माया ने पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों की? विक्रम ने कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, अपनापन था। मुझे ऐसी औरत चाहिए थी जो मुझे मेरे इंसान होने से अपनाए। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो कमजोरी के नहीं, एक नई शुरुआत के थे। गांव में हलचल मच गई। वही भिखारी जिसे सब माया का दुर्भाग्य समझते थे, अब सूट बूट में एक लग्जरी कार से उतरा। उसके साथ था माया, जो अब किसी रानी से कम नहीं थी। चाचा चाची के होश उड़ गए। विक्रम बोला, हाँ, मैं वही हूं जिसे आपने ठुकराया, लेकिन जिसे माया ने अपनाया। माया ने रिया से कहा, तेरा दर्द भी मेरा जैसा था, अब खुद को अपनी मेहनत से उठा। विक्रम ने गांव वालों से कहा, मैंने भिखारी बनकर जिया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या कोई मुझे मेरे पैसे के बिना अपनाएगा। माया ने वो किया। उसने मुझे कभी ताना नहीं मारा। आज मैं जो हूं उसका हक उसी को है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माया के सामने अब एक नया सवाल था। क्या वो विक्रम की दुनिया में जाएगी जहां रौनक और शोहरत थी, या वो रसूलपुर में रहकर उन जैसी लड़कियों के लिए कुछ करेगी जो उसकी तरह मजबूरी में जी रही थीं? और विक्रम, क्या वो अब भी भिखारी बनकर अपनी सच्चाई छुपाएगा या माया के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा? रसूलपुर की गलियों में अब एक नया शोर था। वही गांव जो कभी माया को ताने मारता था, अब उसके और विक्रम के नाम की चर्चा से गूंज रहा था। माया, जिसे लोग भिखारी की बीवी कहकर हंसते थे, अब किसी रानी की तरह खड़ी थी। और विक्रम, जिसे सबने एक फटे पुराने कपड़ों वाला अजनबी समझा था, अब एक अरबपति की चमक लिए हुए था। लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरा रहस्य था जो अभी पूरी तरह से खुला नहीं था। माया के मन में सवालों का तूफान था। क्या विक्रम ने सचमुच उससे प्यार किया था, या ये सब उसकी कोई योजना थी? और अगर ये प्यार था तो वो इतना छुपा क्यों रहा था? विक्रम की सच्चाई सामने आने के बाद गांव में हलचल मच गई थी। चाचा चाची का घर अब खामोश था। रिया की टूटी शादी और चाचा की बर्बाद दुकान ने उन्हें झकझोर दिया था। लेकिन माया ने कोई ताना नहीं मारा। उसने चुपचाप रिया को गले लगाया और कहा, तू अकेली नहीं है, अगर चाहे तो मैं तेरे साथ हूं। रिया की आंखों में पहली बार माया के लिए सम्मान झलका। शायद उसे अब समझ आ रहा था कि माया ने कितना सहा था, लेकिन माया की जिंदगी अभी भी एक पहेली थी। विक्रम ने उससे कहा था, अब फैसला तुम्हारा है। माया सोच में पड़ गई। वो उस अरबपति की दुनिया में जा सकती थी जहां ऐशो आराम था, जहां लोग उसका सम्मान करते। लेकिन क्या वो उस दुनिया के लिए बनी थी, या वो रसूलपुर में रहकर कुछ ऐसा करना चाहती थी जो उस जैसी लड़कियों की जिंदगी बदल दे? एक सुबह जब माया झोपड़ी के बाहर बैठी थी, विक्रम उसके पास आया। उसने कहा, माया, मैं आज मुरादनगर जा रहा हूं, कुछ जरूरी काम है, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। माया ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें अब भी रहस्यमयी थीं, लेकिन उनमें एक गर्मजोशी थी। माया ने हां कह दिया। मुरादनगर पहुंचते ही माया को एक नई दुनिया दिखी। गगनचुंबी इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और लोग जो सूट बूट में इधर उधर भाग रहे थे। विक्रम उसे अपने ऑफिस ले गया, जो विक्रम एंटरप्राइजेस का हेडक्वार्टर था। वहां का माहौल माया के लिए बिल्कुल नया था। कर्मचारी विक्रम को सर कहकर सम्मान देते थे। एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग थी, जहां विदेशी क्लाइंट्स स्क्रीन पर दिख रहे थे। माया चुपचाप एक कोने में बैठी थी, लेकिन उसका मन उलझा हुआ था। वो सोच रही थी, क्या मैं इस दुनिया में फिट हो पाऊंगी? मीटिंग के बाद विक्रम ने माया को अपने केबिन में बुलाया। वहां दीवार पर एक तस्वीर थी, एक जवान लड़के की, जो विक्रम जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी थी। माया ने पूछा, ये कौन है? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, ये मेरा छोटा भाई रवि था। 3 साल पहले उसकी मौत हो गई। माया ने पहली बार विक्रम की आवाज में दर्द सुना।
विक्रम ने बताया, रवि मेरे साथ कंपनी में काम करता था, लेकिन उसकी जिंदगी एक दुर्घटना ने छीन ली। उसकी मौत ने मुझे तोड़ दिया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, दौलत, शोहरत, सब। मैं रसूलपुर इसलिए आया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या कोई मुझे मेरे पैसे के बिना भी अपनाएगा। माया चुप थी। उसे अब समझ आ रहा था कि विक्रम की चुप्पी के पीछे कितना बड़ा दर्द था। लेकिन विक्रम की कहानी यहीं खत्म नहीं थी। उसने कहा, माया, तुम्हारी खामोशी ने मुझे जीने की वजह दी। तुमने कभी मेरी पहचान नहीं पूछी, कभी ताना नहीं मारा। लेकिन अब मैं तुम्हें एक सच और बताना चाहता हूं। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। विक्रम ने एक फाइल निकाली जिसमें कुछ पुराने कागजात थे। उसने कहा, तुम्हारे माता पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो मेरे पिता की कंपनी की एक गलती की वजह से हुई थी। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? विक्रम ने बताया, मेरे पिता की कंपनी ने उस ट्रेन के रखरखाव का ठेका लिया था, लेकिन लापरवाही की वजह से वो हादसा हुआ। जब मुझे ये पता चला, मैंने सब छोड़कर तुम्हारे गांव में तुम्हारा दर्द देखा। मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा इसलिए बना क्योंकि मुझे अपने परिवार की गलती का प्रायश्चित करना था। माया के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसका मन गुस्से, दर्द और हैरानी से भरा था। वो चिल्लाई, तो तुमने मुझसे शादी सिर्फ अपने गुनाह मिटाने के लिए की? मैं तुम्हारे लिए बस एक प्रायश्चित थी। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन माया ने उसे झटक दिया। वो बोली, मुझे समय चाहिए। माया उस रात रसूलपुर लौट आई। झोपड़ी में अकेली बैठकर वो सोच रही थी, विक्रम का प्यार सच था या सिर्फ एक बोझ? क्या वो उस आदमी को माफ कर सकती थी जिसके परिवार ने उसकी जिंदगी छीन ली थी? अगले दिन गांव में एक नई खबर फैली। रसूलपुर के पास एक बड़ा स्कूल खुलने वाला था और उसका उद्घाटन कोई और नहीं, विक्रम करने वाला था। गांव वालों को यह भी पता चला कि स्कूल का नाम माया विद्या मंदिर होगा। माया को जब यह खबर मिली, वो हैरान रह गई। उसने विक्रम को फोन किया और पूछा, ये सब क्या है? विक्रम ने कहा, माया, ये स्कूल तुम्हारे लिए है। मैं चाहता हूं कि तुम जैसी लड़कियां पढ़ें, अपने सपने पूरे करें। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं बुला रहा, बस इतना चाहता हूं कि तुम एक बार आकर देखो। माया स्कूल के उद्घाटन में गई। वहां सैकड़ों बच्चे थे, खासकर लड़कियां जिनकी आंखों में सपने चमक रहे थे। विक्रम ने मंच से कहा, यह स्कूल उस लड़की के नाम है जिसने मुझे सिखाया कि जिंदगी पैसे से नहीं, हिम्मत से जी जाती है। माया की आंखें नम हो गईं। उसे अब समझ आ रहा था कि विक्रम का प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, उसके कामों में था। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ था। उद्घाटन के बाद एक औरत माया के पास आई। उसने कहा, मैं रवि की पत्नी थी। विक्रम तुम्हें सब कुछ नहीं बता रहा। माया के होश उड़ गए। रवि की पत्नी? वो तो मर चुका था। उस औरत ने एक लिफाफा माया को दिया और कहा, इसमें सच है, इसे पढ़ो। माया ने लिफाफा खोला। उसमें कुछ पुराने खत थे और एक डायरी। डायरी में रवि ने लिखा था कि वो अपनी मौत का नाटक कर चुका है क्योंकि उसे विक्रम की कंपनी के कुछ गलत कामों का पता चल गया था। रवि ने लिखा, मैं जिंदा हूं लेकिन छुपा हुआ। विक्रम को लगता है कि मैं मर चुका हूं, लेकिन मैं उसे सच बताऊंगा। माया का दिमाग सुन्न हो गया। क्या विक्रम को सचमुच नहीं पता था कि उसका भाई जिंदा है, या वो भी इस साजिश का हिस्सा था? और अगर रवि जिंदा था तो वो कहां था? माया ने फैसला किया कि वो इस सच को खोदेगी। उसने विक्रम को कुछ नहीं बताया। वो चुपके से उस औरत के दिए पते पर गई जो पास के एक छोटे से कस्बे नूरपुर में था। नूरपुर में एक पुरानी हवेली थी जहां माया को एक आदमी मिला। उसका चेहरा रवि की तस्वीर जैसा था, लेकिन अब वो दाढ़ी और पुराने कपड़ों में था। उसने कहा, मैं रवि हूं। माया, तुम्हें विक्रम से बचना होगा, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। माया ने पूछा, क्या सच है? तुम क्यों छुपे हो? रवि ने बताया कि विक्रम की कंपनी ने कई गलत काम किए थे। जमीन हड़पना, लोगों को बेघर करना और हादसों को छुपाना। रवि ने इसका विरोध किया था, लेकिन उसे धमकियां मिलीं, इसलिए उसने अपनी मौत का नाटक रचा। माया का मन उलझ गया। एक तरफ विक्रम था जिसने उसे सम्मान दिया, एक स्कूल बनाया। दूसरी तरफ रवि जो विक्रम को गुनहगार बता रहा था। माया ने फैसला किया कि वो खुद सच ढूंढेगी। उसने रवि से कहा,
मुझे सबूत चाहिए। रवि ने उसे कुछ पुराने दस्तावेज दिए जिनमें विक्रम इंटरप्राइजेज के गलत कामों का जिक्र था। माया रसूलपुर लौटी। उसने विक्रम से मुलाकात की और कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विक्रम ने उसकी आंखों में गंभीरता देखी। उसने कहा, बोलो माया। माया ने वो दस्तावेज उसके सामने रखे और पूछा, क्या ये सच है? तुमने लोगों को बर्बाद किया? विक्रम ने कागजात देखे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, माया, ये मेरे पिता के समय की बातें हैं। मैंने कंपनी संभाली तो इन गलतियों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन मैं हर गलती का हिसाब नहीं दे सकता। माया ने पूछा, और रवि, क्या तुम्हें पता है कि वो जिंदा है? विक्रम चौंक गया। उसने कहा, क्या रवि जिंदा है? ये कैसे मुमकिन है? माया को यकीन नहीं हुआ। क्या विक्रम सचमुच अनजान था या वो नाटक कर रहा था? उसी रात माया को एक फोन आया। आवाज रवि की थी। उसने कहा, माया, तुम खतरे में हो। विक्रम को सब पता है। वो तुम्हें चुप कराना चाहता है। माया का दिल धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि किस पर भरोसा करे। अगले दिन माया ने फैसला किया कि वो रसूलपुर छोड़ देगी। वो नूरपुर में रवि के पास गई, लेकिन वहां वो गायब था। हवेली खाली थी। सिर्फ एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, माया, सच तुम्हारे पास है। अब इसे दुनिया तक ले जाओ। माया अब अकेली थी। उसके पास दस्तावेज थे जो विक्रम की कंपनी के गुनाह बता रहे थे, लेकिन क्या वो विक्रम के खिलाफ जाएगी जिसने उसे एक नई जिंदगी दी थी, या वो रवि की बात मानेगी जो शायद अब भी छुपा हुआ था? रसूलपुर में एक नया तूफान आने वाला था। गांव वालों को खबर मिली कि माया एक बड़े अखबार को इंटरव्यू देने वाली थी। क्या माया विक्रम का सच उजागर कर देगी, या वो उस प्यार को चुनेगी जो उसने झोपड़ी में पाया था? रसूलपुर की हवा में अब एक अजीब सी खामोशी थी। माया के कंधों पर सच का बोझ था। विक्रम इंटरप्राइजेज के गलत कामों के दस्तावेज और रवि की चिट्ठी जो उसे दुनिया तक सच ले जाने को कह रही थी। लेकिन माया का दिल टूट रहा था। एक तरफ विक्रम था जिसने उसे सम्मान दिया, एक स्कूल बनाया और उसकी खामोशी को समझा। दूसरी तरफ रवि का दावा था कि विक्रम उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है। माया समझ नहीं पा रही थी कि सच किसका है, और अब रवि भी गायब था। नूरपुर की उस हवेली में सिर्फ उसकी चिट्ठी थी जो माया को और उलझन में डाल रही थी। माया ने फैसला किया कि वो रसूलपुर में ही रहेगी, लेकिन अब वो चुप नहीं रहेगी। उसने दस्तावेजों को एक पुराने लकड़ी के डब्बे में छुपा दिया जो उसकी मां का आखिरी निशान था। उस डब्बे में उसकी मां की एक पुरानी साड़ी और एक चूड़ी थी जो माया को हमेशा हिम्मत देती थी। उसने सोचा, अगर मैं सच को उजागर करूंगी तो पहले मुझे और सबूत चाहिए। अगले दिन माया गांव के पुराने स्कूल गई जहां वो कभी पढ़ा करती थी। वहां उसे उसका पुराना दोस्त अमर मिला। अमर अब स्कूल का लाइब्रेरियन था। वो माया का स्कूल के दिनों का दोस्त था जो हमेशा उसकी पढ़ाई की तारीफ करता था। अमर ने माया को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, माया, मैंने सुना है तुम किसी बड़े अखबार को इंटरव्यू देने वाली हो। क्या ये सच है? माया ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं अभी कुछ नहीं जानती अमर, लेकिन मुझे सच ढूंढना है। अमर ने उसे एक पुरानी डायरी दी और कहा, ये मैंने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड रूम में पाई थी। इसमें तुम्हारे माता पिता के बारे में कुछ लिखा है, शायद तुम्हें काम आए। माया ने डायरी ली। उसमें लिखा था कि उसके पिता रमेश रसूलपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो विक्रम इंटरप्राइजेज के खिलाफ एक मुहिम चला रहे थे। वो कंपनी की एक फैक्ट्री के खिलाफ थे जो गांव की नदी को प्रदूषित कर रही थी। डायरी में एक तारीख थी, उसी दिन जब माया के माता पिता की ट्रेन दुर्घटना हुई थी। माया का दिल धक से रह गया। क्या उसके माता पिता की मौत कोई साजिश थी? क्या विक्रम के पिता ने जानबूझकर यह हादसा करवाया था? माया ने अमर से पूछा, तुम्हें यह डायरी कहाँ मिली? अमर ने कहा, स्कूल के पुराने रिकॉर्ड रूम में। लेकिन माया, सावधान रहना, कुछ लोग तुम्हें चुप कराना चाहते हैं। उसी रात माया की झोपड़ी के बाहर कुछ अजीब सी हलचल हुई। उसने देखा कि दो लोग जिनके चेहरे ढके हुए थे उसकी झोपड़ी के आसपास घूम रहे थे। माया ने डरते हुए दरवाजा बंद किया और लकड़ी का डब्बा सीने से लगाए रखा। सुबह जब वो बाहर निकली
तो देखा कि झोपड़ी के बाहर एक चिट्ठी पड़ी थी। उसमें लिखा था, सच को दफन कर दो वरना तुम भी दफन हो जाओगी। माया का डर अब गुस्से में बदल रहा था। उसने फैसला किया कि वो विक्रम से इस बारे में बात करेगी। वो मुरादनगर गई, जहां विक्रम अपने ऑफिस में था। माया ने बिना कुछ छुपाए सब बता दिया। रवि की मुलाकात, उसकी चिट्ठी, दस्तावेज और अब ये धमकी। विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, माया, मुझे नहीं पता था कि रवि जिंदा है, लेकिन ये धमकी, ये मेरी कंपनी के कुछ पुराने लोग हो सकते हैं जो मेरे पिता के समय से काम कर रहे हैं। विक्रम ने माया को एक नाम बताया, रघुवर सिंह, जो उसके पिता का दाहिना हाथ था। विक्रम ने कहा, रघुवर अब भी कंपनी में है। वो मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। शायद उसे पता है कि तुम कुछ जान गई हो। माया ने पूछा, तो अब क्या करें? विक्रम ने कहा, मुझे रवि को ढूंढना होगा और तुम्हें सुरक्षित रखना होगा। माया और विक्रम ने मिलकर रघुवर सिंह की तलाश शुरू की। रघुवर मुरादनगर में एक आलीशान बंगले में रहता था। माया ने विक्रम से कहा, मैं अकेले जाऊंगी। अगर तुम साथ रहोगे तो वो शायद सच न बताए। विक्रम ने मना किया, लेकिन माया ने जिद की। वो रघुवर के बंगले पहुंची। वहां उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला, जिसके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन आंखों में एक डर छुपा था। माया ने सीधे पूछा, आपको मेरे माता पिता की मौत के बारे में क्या पता है? रघुवर हंसने लगा और बोला, तुम एक छोटी सी लड़की हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे खिलाफ कुछ कर लोगी? माया ने हिम्मत से कहा, मेरे पास दस्तावेज हैं, और अगर मुझे कुछ हुआ तो वो सीधे अखबारों तक पहुंच जाएंगे। रघुवर का चेहरा बदल गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन ये बात यहीं खत्म हो। तुम्हारे पिता ने हमारी कंपनी के खिलाफ बहुत शोर मचाया था। वो नदी को बचाने की बात करते थे, लेकिन वो हादसा, वो मेरी गलती नहीं थी। माया ने पूछा, तो किसकी थी? रघुवर चुप रहा, फिर बोला, मैंने सिर्फ आदेशों का पालन किया। असली आदेश ऊपर से आए थे। माया ने पूछा, ऊपर से मतलब? रघुवर ने एक नाम लिया, अनंत मेहरा। माया को यह नाम अनजान था, लेकिन रघुवर ने कहा, वो विक्रम इंटरप्राइजेज का असली मालिक था। विक्रम के पिता सिर्फ उसका चेहरा थे। माया के लिए ये एक नया झटका था। क्या विक्रम भी इस साजिश का हिस्सा था, या वो सचमुच अनजान था? माया ने रघुवर से और सवाल किए, लेकिन उसने कहा, बस इतना ही। अब चली जाओ, वरना तुम्हारा हाल भी तुम्हारे पिता जैसा होगा। माया ने विक्रम को रघुवर की बात बताई। विक्रम हैरान था। उसने कहा, अनंत मेहरा, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। लेकिन माया को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, विक्रम, तुम मुझे कितना सच बता रहे हो? अगर तुम सचमुच अनजान हो तो मुझे अनंत मेहरा तक पहुंचने में मदद करो। विक्रम ने अपनी कंपनी के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। उसने अपने एक भरोसेमंद कर्मचारी करण को बुलाया, जो कंपनी के पुराने दस्तावेजों का जानकार था। करण ने बताया कि अनंत मेहरा एक रहस्यमयी शख्स था, जो कभी कंपनी के बोर्ड मीटिंग्स में नहीं आता था, लेकिन बड़े फैसले लेता था। करण ने एक पुराना पता दिया, जो दिल्ली के एक पॉश इलाके में था। माया और विक्रम दिल्ली गए। वहां एक पुराना बंगला था, जो लगभग खंडहर हो चुका था। बंगले के अंदर एक बुजुर्ग आदमी मिला, जो व्हील चेयर पर था। उसने खुद को अनंत मेहरा बताया। माया ने बिना डरे पूछा, क्या आपने मेरे माता पिता की मौत का आदेश दिया था? अनंत ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम्हें क्या लगता है माया? मैं अब एक बूढ़ा आदमी हूं। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। हाँ, मैंने वो आदेश दिया था। तुम्हारे पिता मेरे लिए खतरा थे। माया का गुस्सा फट पड़ा। उसने कहा, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अनंत ने हंसते हुए कहा, लेकिन तुम अब भी जिंदा हो ना? और विक्रम के साथ। वो मेरा सबसे बड़ा हथियार था। माया और विक्रम दोनों चौंक गए। अनंत ने कहा, विक्रम को लगता है कि वो कंपनी का मालिक है, लेकिन असल में वो मेरी कठपुतली था। मैंने उसे रसूलपुर भेजा था ताकि वो तुम्हें काबू में रखे। विक्रम ने गुस्से में कहा, यह झूठ है। मैंने माया से प्यार किया। अनंत ने हंसकर कहा, प्यार या प्रायश्चित? तुम्हें लगता है कि तुमने माया को चुना, लेकिन मैंने तुम दोनों को एक दूसरे के सामने लाया। माया का दिमाग सुन्न हो गया। क्या उसकी पूरी जिंदगी एक साजिश थी? उसी रात जब माया और विक्रम बंगले से बाहर निकले,
एक काली कार उनके पीछे लग गई। माया ने विक्रम से कहा, हमें सावधान रहना होगा। लेकिन तभी कार रुकी और उसमें से रवि निकला। उसने कहा, माया, तुमने अनंत से मुलाकात की, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाकी सच बताऊंगा। माया ने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम ने कहा, माया, मुझे भरोसा है कि तुम सही फैसला लोगी। माया रवि के साथ गई। रवि ने उसे एक गुप्त ठिकाने पर ले जाया जहां कुछ लोग पहले से मौजूद थे। वो लोग एक एनजीओ के कार्यकर्ता थे जो विक्रम एंटरप्राइजेज के खिलाफ सालों से काम कर रहे थे। रवि ने कहा, माया, तुम्हारे पिता हमारे साथ थे। वो नदी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। अनंत ने उनकी हत्या करवाई और विक्रम, वो अनजान नहीं है, उसने सब कुछ जानते हुए तुमसे शादी की। माया ने कहा, लेकिन विक्रम ने मुझे सम्मान दिया, उसने मेरे लिए स्कूल बनाया। रवि ने हंसकर कहा, वो स्कूल एक दिखावा है, वो तुम्हें चुप रखने की साजिश थी। रवि ने माया को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें विक्रम और अनंत की बातचीत थी। उसमें विक्रम कह रहा था, माया को काबू में रखना जरूरी है, वो ज्यादा सवाल पूछ रही है। माया का दिल टूट गया। वो रवि से बोली, मुझे क्या करना चाहिए? रवि ने कहा, तुम्हारे पास दस्तावेज हैं, उन्हें अखबारों तक ले जाओ, लेकिन सावधान रहना क्योंकि अनंत और विक्रम अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। माया रसूलपुर लौटी। उसने फैसला किया कि वो अखबार को इंटरव्यू देगी, लेकिन उससे पहले उसे एक आखिरी बार विक्रम से बात करनी थी। वो विक्रम के पास गई और कहा, मुझे सच बताओ, क्या तुमने मुझे इस्तेमाल किया? विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, माया, मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन हां, मैंने कुछ बातें छुपाई। मैं अनंत से डरता था, लेकिन अब नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। माया को यकीन नहीं हो रहा था, क्या विक्रम सच बोल रहा था या ये उसकी एक और चाल थी। उसी रात माया की झोपड़ी में आग लग गई। गांव वाले उसे बचाने दौड़े, लेकिन माया उस लकड़ी के डब्बे को लेकर बाहर निकली। दस्तावेज सुरक्षित थे, लेकिन अब माया की जिंदगी खतरे में थी। माया अब एक चौराहे पर थी। एक तरफ सच था जो दुनिया को हिला सकता था, दूसरी तरफ विक्रम था जिसके प्यार पर उसे अब भी यकीन था, और रवि जो उसे सच की राह दिखा रहा था, लेकिन क्या वो भी पूरी तरह सच बोल रहा था? माया ने फैसला किया कि वो अखबार को इंटरव्यू देगी, लेकिन पहले वो रवि और विक्रम को एक साथ लाएगी। उसने दोनों को एक चिट्ठी लिखी और रसूलपुर के शिव मंदिर में मिलने को कहा। क्या माया सच को उजागर कर पाएगी या वो विक्रम के प्यार में फिर से फंस जाएगी? और रवि, क्या वो वाकई माया का साथ देगा या उसका भी कोई छुपा हुआ मकसद है? रसूलपुर का शिव मंदिर उस रात खामोश था। चांद की रोशनी मंदिर के गुंबद पर पड़ रही थी और हल्की सी ठंडी हवा माया के चेहरे को छू रही थी। माया ने विक्रम और रवि को यहीं बुलाया था। उसके हाथ में वो लकड़ी का डब्बा था जिसमें दस्तावेज और उसकी मां की यादें थीं। माया का दिल तेजी से धड़क रहा था। आज वो सच का सामना करने वाली थी, विक्रम का, रवि का और शायद अपने आप का भी। सबसे पहले रवि आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने माया को देखा और कहा, तुमने सही किया माया, आज सब खत्म होगा। माया ने पूछा, तुम मुझे पूरा सच बताओ रवि, तुमने अपनी मौत का नाटक क्यों किया और विक्रम को इसके बारे में सचमुच कुछ नहीं पता? रवि ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने अपनी मौत का नाटक इसलिए किया क्योंकि अनंत मेहरा मेरे पीछे था। उसने मेरी जान लेने की साजिश रची थी। मैंने सबूत जुटाए थे कि उसकी कंपनी गांवों की जमीनें हड़प रही थी, नदियों को जहरीला कर रही थी, लेकिन मैं अकेला पड़ गया, मुझे छुपना पड़ा। माया ने पूछा, और विक्रम, क्या वो भी इस साजिश में था? रवि ने सिर हिलाया। विक्रम को कुछ नहीं पता था। वो अपने पिता और अनंत की कठपुतली था, लेकिन जब मैंने उसे तुम्हारे साथ देखा, मुझे लगा कि शायद वो बदल रहा है। फिर भी मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। तभी मंदिर के बाहर कदमों की आहट हुई। विक्रम आया। उसने माया और रवि को एक साथ देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। रवि, तुम जिंदा हो? उसकी आवाज में हैरानी थी, लेकिन माया को उसमें दर्द भी दिखा। रवि ने ठंडे लहजे में कहा, हां भाई, मैं जिंदा हूं और मैंने सब देखा। तुमने अनंत के लिए कैसे काम किया? विक्रम ने माया की तरफ देखा। माया, मैं कसम खाता हूं,
मुझे नहीं पता था कि रवि जिंदा है, और अनंत, मैं उससे डरता था। उसने मेरे पिता को भी अपने काबू में रखा था। जब मुझे तुम्हारे माता पिता की मौत का सच पता चला, मैंने तुम्हें ढूंढा। हाँ, पहले ये प्रायश्चित था, लेकिन फिर मैं तुमसे प्यार करने लगा। माया चुप थी। उसके सामने दो भाई थे, एक जो सच के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर छुपा था, और दूसरा जो प्यार और गुनाह के बीच उलझा था। माया ने कहा, मुझे सच चाहिए, और मैं चाहती हूं कि अनंत मेहरा को सजा मिले। विक्रम ने कहा, माया, मैं तुम्हारे साथ हूं। रवि, अगर तुम्हारे पास सबूत हैं तो हम अनंत को बेनकाब करेंगे। रवि ने अपने बैग से एक पेन ड्राइव निकाली। उसमें अनंत की कई रिकॉर्डिंग्स थीं, जिनमें वो कंपनी के गलत कामों के आदेश दे रहा था। माया ने अपने दस्तावेज निकाले, और विक्रम ने कंपनी के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स दिए जो अनंत के गुनाहों की पुष्टि करते थे। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। माया ने अपने दोस्त अमर की मदद ली, जो अब एक स्थानीय पत्रकार से जुड़ा था। अमर ने माया के दस्तावेज और रवि की पेन ड्राइव को एक बड़े राष्ट्रीय अखबार तक पहुंचाया। अगले दिन सुबह की हेडलाइन थी, विक्रम इंटरप्राइजेज के पीछे का काला सच, अनंत मेहरा की साजिश बेनकाब। अनंत मेहरा को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कोर्ट में कबूल किया कि उसने माया के माता पिता और कई अन्य लोगों की हत्या का आदेश दिया था। रघुवर सिंह भी पकड़ा गया, और उसने अनंत के साथ अपनी सांठगांठ का खुलासा किया। विक्रम इंटरप्राइजेज पर जांच शुरू हुई, और कंपनी का मालिकाना हक अब विक्रम और रवि के पास आ गया। लेकिन माया की जिंदगी अभी भी अधूरी थी। अनंत को सजा मिल गई थी, लेकिन उसके दिल में विक्रम के लिए सवाल बाकी थे। एक शाम वो और विक्रम मंदिर के पास बैठे थे। माया ने कहा, विक्रम, तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? विक्रम ने उसका हाथ थामा और कहा, माया, मैंने गलतियां की, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी सिर्फ पैसे और शोहरत से नहीं जी जाती। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। माया ने गहरी सांस ली। उसने कहा, विक्रम, मुझे समय चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन पहले मुझे खुद को समझना है। मैं रसूलपुर में रहकर माया विद्या मंदिर को और बड़ा करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि इस गांव की हर लड़की मेरे जैसी मजबूरी न झेले। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, माया, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम कहीं भी रहो। समय बीतता गया। माया विद्या मंदिर अब रसूलपुर का गौरव बन गया। माया ने स्कूल को न सिर्फ लड़कियों के लिए एक पढ़ाई का केंद्र बनाया, बल्कि वहां सिलाई, कंप्यूटर और छोटे मोटे उद्योगों की ट्रेनिंग भी शुरू की। गांव की औरतें अब आत्मनिर्भर होने लगी थीं। रिया, जो अपनी टूटी शादी के बाद टूट चुकी थी, माया के स्कूल में टीचर बन गई। उसने माया से माफी मांगी और कहा, तूने मुझे नई जिंदगी दी। रवि ने विक्रम के साथ मिलकर कंपनी को नई दिशा दी। उन्होंने प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां बंद कीं और गांवों में सौर ऊर्जा और स्वच्छ पानी के प्रोजेक्ट शुरू किए। रवि ने माया से कहा, तुमने मुझे मेरे भाई को वापस दिया। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। चाचा चाची अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी दुकान और खेत बिक चुके थे। एक दिन वो माया के स्कूल आए और माफी मांगने लगे। माया ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन कहा, आपने मुझे बोझ समझा, लेकिन मैंने उस बोझ को अपनी ताकत बनाया। 1 साल बाद माया और विक्रम ने मंदिर में फिर से शादी की। इस बार कोई मजबूरी नहीं थी, कोई सजा नहीं थी। ये शादी 2 आत्माओं का मिलन था जो एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। गांव वालों ने तालियां बजाईं, बच्चे फूल बरसाने लगे। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो खुशी के थे। माया ने अपने स्कूल की छत पर खड़े होकर रसूलपुर को देखा। वो धूल भरी गलियां अब उसे अपनी लग रही थीं। उसने सोचा, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने दर्द सहा, अपमान झेला, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। विक्रम उसके पास आया और बोला, माया, तुम मेरी रानी हो। माया ने हंसकर कहा, नहीं विक्रम, मैं रसूलपुर की बेटी हूं, और ये गांव अब मेरा घर है।